सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल, जय टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो हम पढ़ रहे हैं। उसमें लेक्चर नंबर 10 हमारा चल रहा है। हमने यूरोपियंस का भारत में आगमन देख लिया। हमने देख लिया कि अंग्रेजों की भारत विजय का क्रम शुरू हो चुका है बंगाल की विजय से। बंगाल में कैसे कर बंगाल में उन्होंने अधिग्रहण किया प्लासी के युद्ध के बाद। फिर धीरे धीरे बक्सर के युद्ध में उन्होंने कुछ मजबूती पाई और उस युद्ध के अंत में जो इलाहाबाद की संधि थी उससे द्वैत शासन बंगाल में स्टार्ट हुआ, जो कि लगभग 1773 ईस्वी में खत्म हुआ वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पर, और रॉबर्ट क्लाइव ने इसे चलाया था। अब बंगाल में अंग्रेजों ने अपना राजकाज चालू कर दिया है। वहाँ के सर्वे सर्वा कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज हैं। अब वो जो भी व्यापार होता है उसके लिए जो धन की आवश्यकता होती है वो भी वो बंगाल से ही उगाते हैं, यानी बाहर से नहीं लाते। अब क्या हो रहा है कि अब धीरे धीरे उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ती रहेगी अंग्रेजों की, और अब वो चाहते हैं कि कहीं और जगह पर अपना विस्तार करें। उनकी साम्राज्यवादी जो नीति है वो निकल कर आने वाली है। अब इसी को हम समझने वाले हैं कि क्या होगा इस पूरे सिनेरियो में। आज का जो टॉपिक रहेगा वो मैसूर के बारे में है। मैसूर डोसा आपने सुना होगा, वही मैसूर। तो मैसूर की स्थिति अगर हम आज देखें तो आज लगभग कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और जो अपना कुछ केरला का इलाका है, इन इलाकों में मैसूर फैला हुआ था। ठीक है, तो हम ऐसा स्पेशली नहीं कह सकते कि आज का कर्नाटक, ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि राज्य वगैरह बाद में बने थे। मैसूर की पृष्ठभूमि क्या है इतिहास में, ये कब जन्म लेता है? ये तब जन्म लेता है जब विजयनगर साम्राज्य का विघटन होता है। ये विजयनगर साम्राज्य कौन है? विजयनगर साम्राज्य वो है जो कि लगभग 1336 ईस्वी में बना था और उसके बाद 1565 ईस्वी तक चला था। इसको हम डिटेल में देखते हैं जब हम पढ़ रहे होते हैं अपना मेडिवल हिस्ट्री का लास्ट टॉपिक। तो 1336 ईस्वी से 1565 ईस्वी, यानी मोटा मोटा ये समझो कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय से लेकर, यानी तुगलक वंश से लेकर यहाँ पर अभी मुगल काल आ चुका है और अकबर का टाइम पीरियड चल रहा है 1565। तो कहने का मतलब है इस समय तक ये जो दक्कन का इलाका है, दक्कन यानी कि जो दक्षिण भारत का इलाका है, यहाँ पर दो राज्य बड़े शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरे थे। एक का नाम था बहमनी और एक का नाम था विजयनगर राज्य। उस विजयनगर का एक प्रतापी राजा हुआ है, उनका नाम है कृष्णदेव राय। हम डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में बाद में, और बातें, अच्छी बातें जो भी इनके साथ हुई है। और विजयनगर साम्राज्य जो था इनके पुर्तगालियों के साथ अच्छे संबंध थे। ऐसे ही मैंने साइड में बता दी आपको बात। तभी पुर्तगाली यहाँ पे कालीकट वगैरह आए थे, आपको अगर थोड़ा ध्यान होगा 1498 वगैरह, क्योंकि कृष्णदेव राय इनके अच्छे संबंध वगैरह बनते थे इनके। भले ही कृष्णदेव राय 1509-10 के करीब यहाँ पर अपने राज्य में आए थे। ठीक है, अब होता ही है कि ये जो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि 1565 ईस्वी में पतन हो जाता है विजयनगर राज्य का। असल में पतन तो कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद ही हो गया था, जो लगभग 1530-32 को हो गई थी उनकी मृत्यु। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे तैसे गिरते लड़खड़ाते हुए ये चलता है कौन, विजयनगर साम्राज्य। लेकिन अंततः 1565 की लड़ाई में, जो कि तालीकोटा का युद्ध कहलाता है, या हम राक्षस तंगड़ी का युद्ध कहते हैं, ये पूरी तरीके से निस्ते नाबूद हो जाता है विजयनगर साम्राज्य और इसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उन टुकड़ों में से एक टुकड़ा मैसूर है, यानी कि जो वो टुकड़े हुए हैं, जो तालीकोटा के युद्ध के बाद जो टुकड़े हुए हैं, उनमें से एक टुकड़ा ये मैसूर है, जो आपको दिखाई दे रहा है, जो मैंने अलग अलग कलर से आपको यहाँ पर दिखा रखा है। तो इस तरह से मैसूर है। ठीक है, अब हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं कि मैसूर के साथ अंग्रेजों की लड़ाई क्यों हुई, कितने बार हुई, कैसे कैसे हुई, कौन कौन लड़ा, वो सब हम डिटेल में देखेंगे। मैं सोचता हूं कि शुरुआत में अगले 5 से 10 मिनट के अंदर सारी की सारी स्टोरी को आपको एक बारी में ब्रीफ कर दूं। उसके बाद फिर हम डिटेल में 1 बाय 1 देखते रहेंगे जितना होगा। जितने पहले क्रक्स हैं, जितने पॉइंट है, वो मैं आपके सामने पहले ही डिस्कस कर दे रहा हूं, ताकि हम कहानियों में ना जाए, क्योंकि कहानियों से नहीं चलेगी हिस्ट्री। हमें फैक्ट पता होना चाहिए, एग्जाम में वही आता है। कहानी तो पता होनी चाहिए कॉन्टेक्स्ट पता करने के लिए, समझ रहे हो? इधर देखो। अब तो होता ही है कि जो मैंने बताया आपको कि यहाँ पर ये मैसूर राज्य बन गया है विजयनगर साम्राज्य के विघटन के बाद। तो इस मैसूर में कौन सा वंश काम कर रहा है? एक वंश यहाँ पर निकल के आता है, इसको हम कहते हैं वोडेयार वंश। क्या नाम है इसका? वोडेयार वंश। हमने कहा कि ये वोडेयार वंश यहाँ पर काम करना शुरू करता है। वोडेयार वंश लगभग आप ये लगा लो 17वीं सदी, यानी कि 1613 ईस्वी के करीब करीब ये वंश यहाँ पर बनता है। और 1613 ईस्वी मैं लिख देना चाहूँगा यहाँ पर, लगभग इस समय यहाँ पर बनता है। और मोटा मोटा आप मान के चलो कि चलता है ये लगभग 1761 ईस्वी, ऐसा मान के चल लो आप, क्योंकि तब तक अभी मैं बताता हूँ क्या हुआ। इस वोडेयार वंश के एक राजा हैं, उनका नाम है चिक्का कृष्णराज द्वितीय। ये चिक्का याद ना भी रखो चलेगा, लेकिन यार ये ना इनके सब राजाओं के उसमें चिक्का लगाओ, तो मैंने बोला मैं भी बोल देता हूँ। चिक्का कृष्णराज द्वितीय ये एक राजा है यहाँ के, ठीक है ना। अब ये जो राजा है ये बहुत अनुभवी नहीं है, या यूं कहें कि हम इनके हाथ में असली सत्ता है नहीं, ये नाम मात्र के राजा है। असली सत्ता इनके 2 मंत्रियों के हाथ में, एक का नाम है देवराज, एक का नाम है देवराज, एक का नाम है नंदराज, या कोई नन्नराज कहते हैं इन्हें। अब लेकिन नंदराज भी कह लो, एक ही बात है। नन्नराज भी कोई कहता है, क्योंकि वो लिखने का अलग तरीका है, बोलने का साउथ का जैसा भी है। अब ये जो 2 मंत्री हैं, ये दोनों प्रभावशाली हैं। असली राजकाज इन्हीं के नाम से चल रहा, मतलब चल भले ही चिक्का कृष्णराज के नाम से चल रहा होता है, लेकिन चलाने वाले ये 2 ही रहते हैं, देवराज कृष्णराज। इनकी सेना में एक व्यक्ति है, उसका नाम है हैदर अली। हैदर अली जो है ये असल में घुड़सवार के रूप में इनकी सेना में आता है। और हैदर अली एक अनपढ़ किस्म का व्यक्ति है, मतलब बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन ये महत्वाकांक्षी है। पढ़ा लिखा भले ही नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा बनने के इसके सपने बचपन से ही है।
तो होता ही है कि हैदर अली लगभग 1761 ईस्वी को हैदर अली अपने आप को एक तरह से यहाँ का राजा घोषित कर देता है। यानी कि ये अगर आप ऐसे समझो कि ये क्या करता है ना कि जो फ्रांसीसी हैं, जो आप समझते हो फ्रांसीसी, जो अभी इससे पहले फ्रांसीसी थे, फ्रांसीसी का कॉन्टेक्स्ट समझ में आना चाहिए क्योंकि ये वो दौर चल रहा है जब यहाँ पर तृतीय कर्नाटक युद्ध हो रहा है, ये वो वाला दौर है। तो उस समय इसके फ्रांसीसियों के साथ अच्छे संबंध है हैदर अली के। तो एक तरह से देखा जाए तो अंग्रेजों का दुश्मन है वैसे, क्योंकि अंग्रेज फ्रांसीसियों के दुश्मन है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो हैदर अली ने क्या किया कि फ्रांसीसियों ने इसकी सेना को संगठित करने के लिए एक आधुनिक शस्त्रागार बनाया। इसके लिए आधुनिक शस्त्रागार मतलब ये बोला कि भैया भाले धनुष बाण से कब तक लड़ोगे, बंदूकें रखो अपने पास, एक से एक आ रही हमारे पास। तो बंदूकें वगैरह बनाने, मतलब इस तरह के शस्त्रागार इसके लिए बनाने का काम किया था हैदर अली के लिए, और हैदर अली से शक्तिशाली रूप में उभर कर आया। और लगभग 1761 ईस्वी में एक यहाँ के मैसूर के राजा के रूप में ये प्रतिष्ठित होने लग गया था। यानी कि अब लोगों को समझ में आ गया था कि मैसूर का मतलब है कि हैदर अली का राजकाज चलता है वहां पर। ये बात यहाँ पर लगभग आने लग गई थी। फ्रांसीसी इसका सपोर्ट कर रहे थे या उसकी मदद कर रहे थे, लेकिन इसने फ्रांसीसी को भी सर पे नहीं चढ़ाया, सिर्फ मदद ली और उसके बाद निकल लो वाली बात की। अब उसके बाद क्या होता है कि हैदर अली जो है इसके साथ पहला युद्ध होने वाला है। किसका? इसके साथ पहला युद्ध होगा अंग्रेजों का। लेकिन अब थोड़ा सा प्लीज स्थिति को जरा समझ लेते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। देखो मैं ना मैप है कहीं मेरे पास यार, मैप एक सेकेंड ना प्लीज, थोड़ा सा रुकेंगे, मैं निकालता हूं आपके लिए कुछ। एक मैप निकाल दिया मैंने, बहुत बढ़िया। देखो अभी आपको जितना बता रहा हूं प्लीज उतना सुनना। ये अभी की स्थिति है, यानी कि जब तक युद्ध हुआ नहीं है तब तक की स्थिति है। यानी शुरुआत में जब हैदर अली आया तो इतना बड़ा मैसूर है, वो जो मैंने आपको अभी मैप में दिखाया था वो भी छोटा है। ये पूरा का पूरा मैसूर राज्य है, इतना बड़ा जो ये आपको दिख रहा है, और इस सब में एक छत्र राज चल रहा है किसका? हैदर अली का। अब जरा स्थिति को समझो तभी आपको समझ में आएगा, तभी चीजें रटने वाली बात नहीं आएगी, थोड़ा समझ में आएगी। देखो ये नीचे का इलाका त्रावणकोर का है। त्रावणकोर के बारे में आपको समझ में आ रहा होगा, ये वही इलाका है जहां पर अनवरुद्दीन, याद है आपको अनवरुद्दीन पहला कर्नाटक युद्ध, कुछ याद आ रहा? कर्नाटक का जो राजा था, कोरोमंडल तट का, अर्काट वगैरह, उसका एक बेटा था मोहम्मद अली, वो भाग के ही आया था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आया था, मोहम्मद अली आया था, जो कि अरे अंग्रेजों के संरक्षण में, यानी कि कहीं ना कहीं अंग्रेजों के दोस्त लोग बैठे हुए यहाँ पर त्रावणकोर में। ये जो ऊपरी इलाका आपको दिख रहा है, जो ये वाला इलाका है, इसके इस तरफ वाला ये मराठाओं का इलाका है। मराठा यानी पेशवा वगैरह जो मराठा होते हैं उनका इलाका है, शक्तिशाली है काफी। ये वाला इलाका जो चल रहा है ये निजाम का है, निजाम की टेरिटरीज है। ये वाली जो ये इसके अंदर कैद है, ये निजाम की टेरिटरीज है। बहुत बड़ा इलाका इसमें इन्होंने कवर कर रखा है। निजाम यानी हैदराबाद के निजाम, जिन्हें मुख्य रूप से कहते हैं। और बाकी ये वाला इलाका जो है ये मद्रास वगैरह पुद्दुचेरी वाला इलाका है, जिसपे अभी अंग्रेजों का राजकाज चल रहा है, यानी अंग्रेजों का उपनिवेश है एक तरह से समझ लो। यानी अंग्रेज अगर पूरी तरीके से कहीं पर प्रतिष्ठित हैं तो वो ये जगह है। ये जगह अंग्रेजों की है, मतलब जहां पे अंग्रेज कह सकते हैं कि ये इलाका हमारा है, बाकी इलाकों को नहीं कह सकते। कहीं मराठा रह रहे, कहीं निजाम रह रहे, कहीं त्रावणकोर में कोई दूसरे तीसरे राजा रह रहे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ऐसी जगह है मद्रास जहां पर अंग्रेज रह रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे कहीं पे बंगाल है, और बंगाल में तो अंग्रेजों ने अधिग्रहण कर लिया अपना 1773 ईस्वी तक। लेकिन 1700 ये बात जो चल रही है 1760-61 की अगर चल रही है तो भी आप समझोगे कि 1757 में प्लासी के बाद तो इन्होंने कंट्रोल कर लिया ना बंगाल को। तो इसीलिए बंगाल अंग्रेजों के हाथ में है और वो उन्हें कॉन्फिडेंस देता है। बंगाल अंग्रेजों के हाथ में और इन्हें कॉन्फिडेंस मिलता है। किस चीज का कॉन्फिडेंस? अब समझते हैं। अब अंग्रेजों के मन में आता है कि भैया ये मैसूर जो है ना ये धीरे धीरे उभर रहा है एक शक्ति के रूप में। पहले नहीं था ये शक्ति के रूप में, क्योंकि पहले तो खुद यहाँ का राजा जो था वो दूसरों के दम पे चल रहा था, यानी नंदराज और आपके जो देवराज के उस पर चल रहा था, इशारों पे चल रहा था। तो पहले खतरा नहीं था, लेकिन अब किस किस को खतरा हो गया? जब हैदर अली आया, हैदर अली के आने से मराठाओं को खतरा होने लग गया, क्योंकि हैदर अली अब अपनी शक्तियों को बढ़ाने का प्रयास कर रहा था। तो संभव है कि वो इनको जीतने के लिए कोशिश करेगा, अपने क्षेत्र को बढ़ाने की कोशिश करेगा। इसी तरीके से निजाम को डर लग रहा था, क्योंकि निजाम हैदराबाद के पड़ोसी थे। तो इसी तरह से, और साथ में इन सब के साथ सबसे बड़ा डर लग रहा था अंग्रेजों को। अंग्रेजों को बड़ा डर लग रहा था। अंग्रेजों को डर भी लग रहा था, लालच भी था। दो चीजें थी, एक भय था और एक लालच था। डर किस चीज का था? डर इस चीज का था कि भैया बढ़ते बढ़ते कहीं यहां ना पहुंच जाए। अगर इसने मद्रास को अपने कब्जे में ले लिया तो फिर क्या होगा हमारा? फिर तो हमें भागना पड़ेगा साउथ से। साउथ का इलाका हमारे हाथ से गया एक तरह से। और लालच किस चीज का था? लालच इस चीज का था क्योंकि ये जो मैसूर था यहां से बड़े पैमाने पर व्यापार होता था काली मिर्च और इलायची का, यानी मसालों का। यानी काली मिर्च और इलायची का बड़े पैमाने पे व्यापार होता था, क्योंकि मालाबार तट वगैरह जो है वो इसी के तो इलाके में पड़ रहे हैं। ये मालाबार तट जो पूरा का पूरा ये बसा हुआ, यानी पूरा बंदरगाह का इलाका मिला हुआ। तो इसलिए अंग्रेजों को लालच इस चीज का था कि अगर ये मैसूर हमारे कब्जे में आ गया तो इलायची और उस पर हमारी मोनोपोली हो जाएगी काली मिर्च पे। माना कि काली मिर्च का व्यापार यहां से भी होता था कुछ हिस्सा, लेकिन अंग्रेज इससे संतुष्ट नहीं थे। ठीक है, तो लालच हो गया ये काली मिर्च और इलायची के व्यापार का, और डर हो गया कि यार हम कुछ नहीं करेंगे तो ये हमें कब्जे में ले लेगा, मद्रास को कब्जे में ले लेगा, फिर जो बचा कुचा हमारे पास है वो भी हमारे हाथ से निकल लेगा। तो अंग्रेजों का आपको डर समझ में आ गया।
हैदर अली कह रहा था ये डर जरूरी है। अब होता क्या है कि अंग्रेज सोच तो रहे हैं कि इससे लड़ने आए, लेकिन लड़ेंगे किसके दम पे? इतने से तो अंग्रेज है यहाँ पे, छोटा सा इलाका तो अंग्रेज का बसा पड़ा हुआ, ये इतना सा तो इलाका अंग्रेजों का है। अब लड़े कैसे? तो लड़ने के लिए हैदराबाद का निज़ाम जो है एक तरह से इनको ऑफर देता है अंग्रेजों को। ये बोलता है कि जो ये वाला इलाका आपको दिख रहा है, जिसको हम उत्तरी सरकार या फिर हम इसे नदन सरकार कहते हैं, जो कि आज का लगभग उड़ीसा और कुछ आंध्र प्रदेश वाला इलाका जो पड़ता है, वो वाला इलाका, वो कहता है इसके इलाके तुम ले लो। आपको याद होगा सलाबत जंग जो था, उसने भी कुछ गिफ्ट किया था फ्रांसीसियों को अपने टाइम पर, लेकिन यह अंग्रेजों को गिफ्ट किया जा रहा है हैदराबाद के निज़ाम के द्वारा। ये बोल रहा है कि यार आओ और यहां पर तुम इस इलाके को कब्जे में ले लो। इसीलिए आपको थोड़ा कुछ समझ में आना चाहिए जो मैं कह रहा हूं, देखो जरा। तो ये इलाका अंग्रेजों का है एक तरह से, ठीक है, क्योंकि अब अंग्रेज यहां पर आएंगे, अब उनके लिए अटैक वगैरह करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया पहले बैकग्राउंड क्या है, समझ में आ गया बैकग्राउंड क्या। अब ठीक है, अब होता क्या है कि 1766 के करीब करीब हैदराबाद के निज़ाम और मराठे एक पार्टनरशिप कर लेते हैं। निज़ाम और ये जो मराठे हैं ये बोलते हैं कि यार इसको बढ़ने नहीं देना। माना कि ये दोनों भी आपस में लगभग दुश्मन टाइप के हैं, लेकिन इन दोनों ने देखा कि मैसूर उभर रहा है, तो कल को हमारे लिए खतरा पैदा ना हो, इसलिए दोनों के दोनों पार्टनरशिप कर लेते हैं। और जब ये दोनों पार्टनरशिप करते हैं 1766 ईस्वी में अपना गठबंधन बनाते हैं, तो अंग्रेजों को भी अपने साथ ले लेते हैं। अब 3 लोग मिल गए, अंग्रेज मिल गए हैं, हैदराबाद निज़ाम मिल गए हैं, यहाँ के मराठा मिल गए, और ना केवल ये मिले हैं बल्कि कर्नाटक का नवाब भी मिल चुका है। कर्नाटक वो वाला इलाका जो अनवरुद्दीन का इलाका है, आप जानते हो कि वो लगभग अंग्रेजों के साथ ही है। तो इसलिए इतने सारे लोग चारों तरफ से घेरने की प्लानिंग कर रहे हैं हैदर अली को, क्योंकि हैदर अली यहाँ पर है। और ऐसा करते करते होता क्या है वो मैं अब आपको बताता हूँ, आपको प्लीज़ मैं आपके अकॉर्डिंग चलना है यार, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। अब होता यह है कि 1767 से 69 ईस्वी के बीच में पहली वॉर हो जाती है। ये पहला युद्ध हो जाता है, इसे आंग्ल मैसूर युद्ध या प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कहते हैं इसे, आप समझ रहे मेरी बात। अब ये युद्ध किसके बीच में हो रहा है? वो वहाँ से अंग्रेज हैं, निज़ाम है, मराठा है, नीचे से कर्नाटक का नवाब है, वर्सेस हैदर अली। हैदर अली क्या करता है? अपनी कूटनीति का परिचय देता है। हैदर अली अपनी कूटनीति का परिचय देते हुए निज़ाम को बोलता है कि तुम कहाँ चक्कर में पड़े हुए अंग्रेजों के, ऐसा करते हैं तुम और मैं मिलके, यानी मैसूर और निज़ाम को बोलता है तुम और मैं मिलके ऐसा करते हैं, कर्नाटक के नवाब को हराते हैं, अरकाट वगैरह को कब्जे में लेते हैं, एक बात। और मराठाओं को बोलता है कि तुम ऐसा रहो, न्यूट्रल रहो युद्ध में, अंग्रेज लड़ रहे तो मैं देख लूंगा, लेकिन तुम बीच में मत आओ। तो इस तरीके से वो उनको बोलता है कि आप तटस्थ रहो, आप ना मेरी तरफ से लड़ो ना अंग्रेजों की तरफ से लड़ो। तो इस तरीके से उसने कहीं ना कहीं अपनी कूटनीति का, अपनी डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करके उसने अंग्रेजों को फिर से अकेला छोड़ दिया। अब अंग्रेज अकेले छूट गए, और होता ही है कि अंग्रेज बुरी तरीके से हारते हैं, और अंग्रेजों की हार होती है बड़ी, मतलब अगर हम कहें तो अंग्रेजों की भारत में पहली हार हम इसे कह सकते हैं दक्कन में, जो कि हैदर अली के द्वारा दी गई है। तो हैदर अली ने पहले युद्ध में इन्हें मुंह की खानी पड़ी अंग्रेजों को, तो हैदर अली का कॉन्फिडेंस निश्चित ही बढ़ना था। अब उसके बाद क्या होता है कि इस युद्ध के बाद फिर एक संधि करवा दी जाती है, यानी एक संधि करते हैं, और उस संधि को नाम जाना जाता है मद्रास की संधि के नाम से। मद्रास आप समझ रहे पड़ोस में, मद्रास की संधि। और ये किसके फेवर में ज्यादा है? ये हैदर अली के फेवर में ज्यादा है। हैदर अली ने अपनी मनमानी शर्तें रखी रहती है अंग्रेजों के ऊपर, अंग्रेजों को मानना पड़ता है इस संधि के तहत, क्योंकि अंग्रेज हार चुके थे। और इस संधि में ये निर्णय लिया जाता है कि भविष्य में हम दोनों एक दूसरे से युद्ध नहीं करेंगे। कौन दोनों? मैसूर और अंग्रेज युद्ध नहीं करेंगे, और अगर इन दोनों में से किसी पर भी कोई तीसरी शक्ति अटैक करती है तो हम दोनों उसका विरोध करेंगे, यानी कि हम दोनों एक पार्टनर की तरह लड़ेंगे। ये ऐसा तय करते हैं, और इस तरीके से पहला युद्ध समाप्त हो जाता है। शायद आपको मेरी बातचीत थोड़ी समझ में आई कि पहला युद्ध समाप्त हो चुका है, बधाई हो आप लोगों को। तो कुल मिला के हीरो बन के कौन उभरा है? हैदर अली हीरो बन के उभर गया। ठीक है, फैक्ट्स वगैरह थोड़े जो बचे कुचे हम आगे देख लेंगे, आप कॉन्टेक्स्ट समझो। तो आपको समझ में आ गया कि पहला युद्ध हो चुका है मैसूर का। अब क्या होता है कि इसी बीच में जब ये सब कुछ चल रहा था, 1764 ईस्वी, 1766 ईस्वी, 1771 ईस्वी के करीब करीब जो मराठा हैं, जो पेशवा हैं यहाँ के मराठा, भी आपको मैंने दिखाया मैप में, भी देख लेना दोबारा से पीछे पे। असल में ये जो मराठा हैं, ये वाले इलाके में जो मराठा हैं, ये क्या कर रहे हैं? इसने हैदर अली को हरा दिया। और उस समय एक माधवराव नाम के एक बड़े शक्तिशाली पेशवा यहाँ पर रहा करते थे, उन्होंने इसको हरा दिया, 3-4 बार इसको युद्ध में हरा दिया हैदर अली को। और इसमें क्या होता था कि मराठा जब किसी को हराते थे युद्ध में ना, तो उनसे टैक्स वसूलते थे, उसे सरदेशमुखी कहते थे या चौथ कहते थे। क्या कहते थे? उनकी चौथ मतलब कि आपकी जो उपज होगी उसका 1/4 हमें दोगे। सरदेशमुखी का मतलब भी यही था कि आपका जो गाँव है या जो इलाका है, सरदेशमुखी कहते थे इसे, उसका 1/10 पार्ट आप हमें दोगे एज अ टैक्स। तो ये मराठा रखते थे इस तरह की शर्त, शिवाजी के टाइम से चली आ रही थी, सरदेशमुखी और चौथ जैसी शर्तें। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं कि हैदर अली हारा नहीं, हैदर अली मराठों से हारा हुआ था। ठीक है, अब क्या होता है कि जब 1771 ईस्वी में लड़ाई होती है, यानी कि जब 1771 ईस्वी में मराठे जब इस पर आक्रमण करते हैं हैदर अली के, हैदर अली सोच में था कि मैंने अंग्रेजों के साथ मद्रास की संधि की है, अब मेरे से मराठा लड़ेंगे तो ये अंग्रेज मेरी हेल्प करेंगे, लेकिन अंग्रेज कई हेल्प नहीं करते। तो 1771 ईस्वी में जब मराठे हैदर अली पर आक्रमण करते हैं तो हैदर अली लगभग हार जाता है, और उसकी हेल्प नहीं की जाती अंग्रेजों के द्वारा। हैदर अली को इससे समझ में आता है कि अंग्रेज किसी के भरोसे वाली चीज़ तो है नहीं।
अब इसका मतलब ये हो गया कि संधि की शर्तें तोड़ दी गई हैं, क्योंकि मद्रास की संधि में तय किया गया था कि तीसरी शक्ति अटैक करेगी तो हम मदद करेंगे, लेकिन हैदर अली को मदद मिली नहीं, हैदर अली को गुस्सा आ चुका है। अब ऐसे करते करते कहानी आगे बढ़ती है और लगभग 1780 से 84 के बीच में अब एक सेकंड वॉर होने वाला है। ये हमारा होगा आंग्ल मैसूर युद्ध का सेकंड युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध ये सेकंड है हमारा। इसके कारणों को जरा थोड़ा सा समझ लेते हैं तो जरा ज़्यादा हमारे लिए बेटर रहेगा। देखो इसके कारणों में क्या है कि ये वो टाइम पीरियड है जब अमेरिका लगभग आज़ादी की अपनी तरफ लड़ रहा, आज़ादी की तरफ चल रहा था, क्योंकि इंग्लैंड जो था उसने अमेरिका को भी अपना एक उपनिवेश बनाया हुआ था। अब अमेरिका में क्या हो रहा है, गृह युद्ध चल रहे हैं, यानी कि जैसे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन, इस तरह की चीज़ें जो चलती थी अंग्रेजों को भगाने के लिए, वैसी चीज़ें वहाँ 200-300 साल पहले चलने लग गई थी अमेरिका में। अब वो लोग अंग्रेजों को भगाना चाह रहे थे, तो अंग्रेजों पर एक तरह से दबाव था वहाँ पर, क्योंकि जो फ्रांस हैं या डच हैं जो और यूरोपियंस हैं वो अमेरिका का साथ दे रहे थे, यानी कि अंग्रेजों को भगाने की पूरी कोशिश की जा रही थी अमेरिका से। तो एक तरफ से तो अंग्रेज संकट में है, समझ में आ रहा है, अमेरिका की तरफ संकट में, इस टाइम पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पर मैसूर, मराठा और निज़ाम यानी हैदराबाद के मराठा निज़ाम, इन तीनों ने तय कर लिया कि यार हम दोनों अपने मामले आपस में देख लेंगे, अपनी लड़ाई झगड़ा, लेकिन अंग्रेजों का पहले हिसाब किताब करते हैं, इसलिए अपना एक गुट बनाते हैं। इन तीनों ने अंग्रेजों के विरुद्ध एक गुट बना दिया, इन तीनों ने अब ये पार्टनर हो गए, समझ लो। तो अब अंग्रेजों के लिए दोनों तरफ दिक्कत है, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, क्योंकि यूरोप की अगर हम अमेरिका की तरफ देखें तो वहाँ अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा है, इस तरफ हम देखें तो यहाँ पर त्रिगुट की शक्तियाँ इस पर काम कर रही है, तो अब अंग्रेजों को भागना पड़ेगा, बोरिया बिस्तरा बंद करके लग रहा। अब देखते हैं आगे होता क्या। इस बीच में यहाँ पर एक गवर्नर के तौर पर आया, बंगाल का गवर्नर जो था उसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर के तौर पर आ चुका था यहाँ पर 1773 ईस्वी में। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि ना यहाँ पर एक, आप कंफ्यूज मत करना प्लीज, एक एक्ट बना था, रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह कहते हैं इसे, अभी हल्के में बोल रहा हूँ। उसमें क्या था कि जो बंगाल का जो गवर्नर होता था उसके पास बंबई की और मद्रास की और बंगाल की तीनों प्रेसिडेंसियों पे शक्ति मिल गई थी उसे, तीनों का जो मुख्य था वो ये हो गया था। तो वॉरेन हेस्टिंग्स जब यहाँ पर आता है तो वो देखता है कि यार साउथ में बड़ा दिक्कत चल रही है, वो सीधे आके यहाँ पे मालाबार जो तट है उसको अपने कब्जे में ले। माहे आपको याद होगा, माहे एक जगह थी, माहे को किसने बसाया था, फ्रांसीसियों ने बसाया था 1725, माहे याद होगा आपको, 1725 में माहे को बसाया था। तो इस माहे में वो अटैक कर लेता है, क्योंकि ये माहे एक तरह से फ्रांसीसियों के कब्जे में है। भले ही अंग्रेजों ने तृतीय कर्नाटक युद्ध में इसे जीत लिया था, लेकिन फिर पेरिस की संधि के तहत माहे वापस मिल गया था फ्रांसीसियों को। तब ये क्या करता है, वॉरेन हेस्टिंग्स सीधे माहे पर अटैक कर देता है। माहे पर इसलिए अटैक करता है क्योंकि माहे किसके अधीन है, फ्रांसीसियों के, और फ्रांसीसी वगैरह उसका वहाँ पे बॉयकॉट कर रहे हैं अमेरिका में, तो वो फ्रांसीसियों इतनी दुश्मनियाँ निकालता है। और माहे में फ्रांसीसी रह नहीं रहे, माहे में फ्रांसीसियों ने अपने दोस्त हैदर अली को रख रखा था। हैदर अली को बोला था कि अपना इलाका है संभाल के रखना, क्योंकि फ्रांसीसी और हैदर अली एक तरह से लगभग दोस्त है। मैंने आपको शायद बताया होगा कि आधुनिक शस्त्रागार बनाने में उसने हेल्प की थी, बताया मैंने कहीं पे आपको ये कि हैदर अली का जो आधुनिक शस्त्रागार यानी कि जो उसको बोला गया कि आप बंदूक वगैरह इनसे लड़ाई करो, उसके लिए एक अच्छा एक जो सेटअप तैयार किया था वो फ्रांसीसियों ने किया था। तो फ्रांसीसी और हैदर अली की अच्छी बनती थी, इसीलिए जो माहे का इलाका था उसका जो संरक्षण का काम था वो हैदर अली को दिया गया था फ्रांसीसी की तरह। जैसे ही अंग्रेजों ने माहे पर आक्रमण किया तो हैदर अली को समझ में क्या आया, हैदर अली को समझ में आया कि ये आक्रमण माहे पर नहीं मुझ पर आक्रमण है। तो जो हैदर अली था उसने इसे पर्सनली ले लिया, और हैदर अली ने क्या किया, तुरंत अरकाट पे वो कर दिया। अरकाट कौन सा है, जो कर्नाटक में था, अरकाट जो कर्नाटक, और कर्नाटक के नवाब जो है वो अंग्रेजों के दोस्त हैं, तो उसने यहाँ पे कर दिया। तो उसने एक तरह से अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए अरकाट पे कब्जा कर दिया, और अरकाट पे जो अंग्रेज अधिकारी बैली था उसकी बैल बजा दी, तो बैली को हरा दिया उसने वहाँ पर। तो कुल मिला के आप समझ सकते हैं, जैसे ही उसने माहे पर अटैक किया तुरंत हैदर अली ने यहाँ पर अरकाट का जो इलाका है उस पर कब्जा कर लिया, और यहाँ का जो कर्नल बैली था, इस तरह का एक अंग्रेज अधिकारी था, उसको हरा दिया, बंदी बना दिया। तो आपको समझ में आ रहा होगा, अब द्वितीय ये युद्ध शुरू हो चुका है, आंग्ल मैसूर युद्ध। समझ में आ रही है स्टोरी पूरी की पूरी? ठीक है, अभी लिखिए आगे, चिंता मत करो यार, मैं जैसे स्टोरी बता रहा हूँ कि क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो कुल मिलाकर वॉरेन हेस्टिंग्स ने माहे पर जैसे ही अधिकार किया, हैदर अली ने बदला लेने के लिए अरकाट पर अधिकार कर लिया, बैली को क्या कर दिया, बंदी बना दिया। अब इस तरीके से इनका युद्ध चल पड़ा है। अब 1780 ईस्वी से 84 ईस्वी तक जो युद्ध चल रहा है, इसमें क्या होता है, 1781 ईस्वी में एक युद्ध हो रहा है, इसको कहते हैं पोर्टानोवा का युद्ध। पोर्टोनोवा का युद्ध एक जगह पड़ती है वहीं की तमिलनाडु की तरफ, पोर्टोनोवा का युद्ध। पोर्टोनोवा का युद्ध, इस युद्ध में हैदर अली हार जाता है। हैदर अली हारता तो है, लेकिन वो हारता है लेकिन हार मानता नहीं है। यू मे डिफीट मैनी टाइम्स बट यू मस्ट नॉट बी डिफीटेड, एंजेला मार्केलो ने कहा है। मेरे ख्याल से हैदर अली ने बात सुन ली थी। हैदर अली हारता तो लेकिन हार मानता नहीं है, अपनी सेना को दोबारा से संगठित करता है, और दोबारा से संगठित कर कर हरा देता है। ब्रेथफिट नाम का एक अधिकारी है, उसको हरा देता है, बंदी बना देता है, इनको हरा देता है।
ठीक है। लेकिन कुछ टाइम बाद 1782 के टाइम पीरियड में बताते हैं कि हैदर अली को कैंसर या कुछ इस तरह की बीमारी हो गई थी जो असाध्य थी और हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। अब हैदर अली की क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। अब क्या हमें लगता है क्या होगा, हैदर अली की मृत्यु हो चुकी है तो क्या होना चाहिए, अब अंग्रेज आ जाने चाहिए कब्जा करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि हैदर अली का एक बेटा है जो लगभग 32-34 साल का है अभी। इसका नाम है क्या, इसका नाम है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान का नाम आपने सुना होगा, इसे मैसूर टाइगर भी कहते हैं इतिहास में लोग। तो क्या होता है कि 1782 में टेक ओवर कर लेता है टीपू सुल्तान, अपने पिता के युद्ध को जारी रखता है। ऐसा नहीं कि युद्ध रोक देता है कि मेरे पिता ऐसा वैसा कुछ, इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में वो युद्ध को अपने हाथ में ले लेता है और अंग्रेजों से युद्ध जारी रखता है 1782 से लेकर लगभग 84 ईस्वी तक। लेकिन बाद में इन लोगों के बीच में, क्योंकि अंग्रेज और जो ये टीपू सुल्तान रहता है ये एक तरह से युद्ध से थक चुके होते हैं या फिर युद्ध निर्णायक नहीं हो पा रहा होता है, इसलिए ये लोग एक संधि करते हैं। संधि को नाम दिया जाता है मंगलौर की संधि। मंगलौर जो यहाँ पे बंगलौर इस तरफ पड़ता है, यहाँ पे कर्नाटक में जो आधुनिक पड़ता है, आधुनिक कर्नाटक में जो आजकल पड़ता है, तो मंगलौर की संधि इन लोगों के बीच में हो जाती है। और इस संधि की शर्तें भी लगभग वैसी रहती है कि यार हम लोग आपस में जीते ही हारे इलाके एक दूसरे को वापस कर देंगे और भविष्य में किसी पे अगर आक्रमण होगा तो हम एक दूसरे की मदद कर देंगे। इस तरीके से लगभग ये युद्ध समाप्त हो जाता है, किसी की जीत किसी की हार खासकर होती नहीं है। तो आपको समझ में आ गया टीपू सुल्तान यहाँ पे आ चुका है, दूसरा युद्ध हो चुका है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अभी मैं आपको सारी चीज़ें एक साथ दिखा दूंगा, ठीक है। आज कंफ्यूज तो नहीं, पहले एक करके देख लो। चलो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जितना पढ़ा दो युद्ध के बारे में एक बार वो देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में साम्राज्यवादी विस्तार के अंतर्गत सबसे पहले बंगाल पर विजय प्राप्त की थी। बंगाल विजय के बाद अंग्रेजों की नजर मैसूर राज्य पर पड़ी, मैंने बताया। कारण क्या था, लालच और भय। 1565 में तालीकोटा के युद्ध में पराजित होने के बाद विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। तालीकोटा के युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य अनेक छोटे छोटे राज्यों में विघटित हो गया। इन्हीं राज्यों में मैसूर भी एक राज्य था। 18वीं सदी के मध्य में वाडेयार वंश का शासक चिक्का कृष्णराज द्वितीय था। वास्तव में चिक्का कृष्णराज द्वितीय वाडेयार वंश का अंतिम शासक सिद्ध हुआ। इसी के समय में वास्तविक सत्ता दो मंत्रियों नन्नराज और देवराज के हाथ में आ गई थी और इसी के वहां काम करता था हैदर अली। अब आंग्ल मैसूर युद्ध में जो पहला हुआ था उसकी पृष्ठभूमि जो मैंने बता दिया, जस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। 1612 में वाडेयार राजवंश के अंतर्गत मैसूर क्षेत्र हिंदू राज्य के रूप में उभरा था। कृष्णराज वाडेयार द्वितीय ने 1734 से 1766 तक शासन किया। ये कोई ऐसा खास चीज नहीं है, बस पढ़ लो। हैदर अली ने जो वाडेयार वंश की सेना में एक सैनिक के रूप में नियुक्त किया गया था, अपने महान प्रशासनिक कौशल एवं सैन्य रणनीति के बल पर मैसूर का वास्तविक शासक बन गया था। जस्ट रीड कर रहा हूँ, ठीक है। मैं हैदर अली के विरुद्ध हैदराबाद का निजाम, मराठा, अंग्रेज एकजुट हो गए। मैंने आपको बताया था पहले युद्ध में हैदर अली ने कूटनीतिक रूप से मराठों को तटस्थ कर दिया। मैंने आपको बोला, उन्होंने मराठों को बोला कि तुम न्यूट्रल रहो, निजामों को बोला कि हम दोनों मिलकर अर्काट में विजय करेंगे, तुम अंग्रेजों का साथ छोड़ दो। तो इस तरीके से पहले युद्ध में उसने उन दोनों को अपने साथ कर दिया। तो आपको समझ में आ रहा होगा पहले मैसूर इतना बड़ा था, ये स्टोरी मैं पहले ही बता चुका हूं। अब हम देखते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ क्या था। हैदर अली और मद्रास प्रेसिडेंसी के बीच हुआ। निजाम और मराठों ने अंग्रेजों का साथ दिया, लेकिन बाद में आप लोग जानते हो हैदर अली ने अपने तरफ कर लिया था। 1769 में हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया, मद्रास की संधि के लिए उन्हें विवश किया और इस तरीके से हैदर अली एक ऐसा पहला व्यक्ति बना भारतीय शक्तियों में दक्कन में जिसने अंग्रेजों को पराजित किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। मैं इसकी स्टोरी आपको बता चुका हूं। 1771 में जब मराठाओं ने आक्रमण किया था हैदर अली के ऊपर, तो अंग्रेजों ने उसकी हेल्प नहीं करी और मद्रास की संधि की शर्तों को क्या करता था, एक तरह से मानने से इनकार किया था, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो इससे हैदर अली को गुस्सा आया। आगे चलकर हम देखते हैं कि माहे पर जैसे ही वॉरेन हेस्टिंग्स कब्जा करने की कोशिश करता है, हैदर अली तुरंत अर्काट पर कब्जा कर लेता है और बेली को हरा देता है और इस तरीके से इनका युद्ध शुरू हो जाता है, दूसरा वाला जो 1780 से 84 के बीच में चलता है। इसमें लगभग 81 में 1781 में पोर्टोनवा के युद्ध में हैदर अली की हार हो जाती है, लेकिन 82 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। 1700 उसके बाद कुछ टाइम बाद 1784 ईस्वी तक टीपू सुल्तान युद्ध को संभालता है और 1784 में अंत में मंगलौर की संधि हो जाती है और इस तरीके से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध अनिर्णायक रूप से खत्म हो जाता है। तो आप इन्हीं चीजों को देख लो, मैसूर, निजाम और मराठों का त्रिकूट। ये भी एक क्वेश्चन बनता है, पूछा हुआ इससे पहले यूपीएससी में इस तरह का स्टेटमेंट में क्वेश्चन कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का एक कारण ये भी था कि मैसूर, मराठा और निजामों का त्रिगुट जो बना हुआ था, क्योंकि इस समय अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे। ध्यान रखना ये तीनों इस बार एक हो गए थे, ठीक है। मैंने आपको स्टोरी पूरी बता दी है, ये ध्यान रखना। कर्नल बेरी को हराकर अर्काट पर कब्जा किया, लेकिन होता क्या है ना, द्वितीय मैसूर युद्ध के बीच में एक बात ध्यान रखना, ऊपर से वॉरेन हेस्टिंग्स एक बंदे को भेजता है, नाम है आयरकूट। आयरकूट को भेजता है और बोलता है कि ये जो त्रिगुट है ना इसको भंग करो। अब अंग्रेजों को तो आप जानते ही हो, राज करो फूट करो, फूट डालो राज करो नीति। तो वो तीनों के बीच में फिर से फूट डाल देता है और इस तरह से इनका जो शक्ति थी उसे क्या करता है, विघटित कर देता है ताकि इन्हें हराना आसान हो जाए। तो ये ध्यान रखना, वो कौन था, आयरकूट था वो, ये बोलना मैं रह गया था पीछे। नीचे पे यहाँ पे जो लिखा हुआ वो है ब्रेथवेट को हराया था हैदर अली ने इस युद्ध के बाद, संगठित सेना करके, मैंने आपको पहले ही बता दिया था।
कैंसर से मृत्यु आती है। यूरोप की संधि के कारण फ्रांसीसी जब युद्ध से अलग हो जाते हैं तो फिर टीपू सुल्तान भी बोलता है कि चलो अब युद्ध को स्थगित ही कर देते हैं, संधि हो जाती है, मंगलौर की संधि, इस तरीके से हो जाता है। मुझे लगता है, मेरा प्लान था चारों युद्ध बताने का, लेकिन मुझे लगता है आज 2 ही युद्ध बहुत है, ठीक है, 2 ही युद्ध करवाते हैं आज, एक ही दिन में इतना लड़ाई झगड़ा सही नहीं है, ठीक है। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको मेरी आज की कहानी समझ में आएगी। अरे मेरी कहानी नहीं है, ये इतिहास की बनी हुई कहानी है, ऐसा ही हुआ था। आप ना पूरी स्टोरी को एक बार बैठा के किसी को सुना दो अपने घर में ऐसे ही करके, जो भी आपको समझ में आया हुआ। 1700, अगर मैं ब्रीफ करूं, 1767 से 69 ईस्वी के बीच में, आप प्लीज़ कुछ चीज़ें नोट कर लेना, मैं एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ। 1767 से 69 ईस्वी के बीच में पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जो हैदर अली और मद्रास प्रेसिडेंसी यानी अंग्रेजों के बीच हुआ था। इसके समय बंगाल का जो गवर्नर था उसका नाम था वेरेलस्ट, थोड़ा ये भी ध्यान रखना, मैंने पहले भी बताई थी ये बात आपको। ये युद्ध हुआ था अंग्रेजों के भय और लालच के कारण। भय इस चीज़ का क्योंकि उन्हें डर था कि मैसूर अपनी सत्ता को बढ़ाते हुए कहीं मद्रास तक कब्जा न कर दे, और लालच इस चीज़ का क्योंकि मैसूर का जो मालाबार तट जैसी जो जगहें थी वो इलायची और काली मिर्च के व्यापार के लिए बहुत अच्छी जगह थी। 1767 से 69 के युद्ध में अंग्रेजों ने पहले तो कोशिश करी कि निज़ाम को और मराठाओं को अपने साथ कर दे, लेकिन हैदर अली ने अपनी कूटनीति का परिचय देते हुए उन्हें अपने पक्ष में कर लिया और अंग्रेजों को हराया, जिसके कारण अंत में मद्रास की संधि हुई। मद्रास की संधि जो थी अंग्रेजों के लिए तिरस्कारपूर्ण संधि थी, और हम कह सकते हैं कि हैदर अली की जीत हुई थी पहले युद्ध में। दूसरे युद्ध का तात्कालिक कारण जो था वो ये कि हेस्टिंग्स ने माहे पर अधिकार किया, जो फ्रांसीसी बस्ती थी जो कि हैदर अली के संरक्षण में थी। हैदर अली ने इसका बदला लेने के लिए तुरंत अर्काट पर कब्जा किया, जो कि कर्नाटक के इलाके में पड़ता है, ईस्टर्न घाट में। तो कर्नाटक के अर्काट पर जब उसने कब्जा करा हैदर अली ने, तो उसके बाद उसने मोहम्मद बेली कह रहा है, बताओ, कर्नल बेली को उसने हरा दिया। अब इस तरीके से यहीं से सेकंड वॉर इनका शुरू हुआ था, आंग्ल मैसूर युद्ध का, और ये चला 1781 ईस्वी में पोर्टेनेवा की युद्ध तक, जब हैदर अली की हार हुई थी। उसके बाद हैदर अली ने दोबारा से सेना को संगठित किया और इनको हराया, ब्रेथवेट को हराया जो अंग्रेज अधिकारी था। फिर हैदर अली की मृत्यु आती है 1782 ईस्वी के करीब। फिर 1783 से 84 के बीच में उसका बेटा टीपू सुल्तान यहाँ पे बड़ी वीरता से लड़ता है, और युद्ध एक संधि के साथ, जो कि मंगलौर की संधि थी, उसके साथ समाप्त हो जाता है। अभी 2 युद्ध हमने पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे इसके बाद कि तीसरा और चौथा युद्ध कैसा होता है। तीसरा युद्ध बड़ा भयंकर युद्ध होने वाला है, और चौथा युद्ध छोटा लेकिन बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा ही क्रूर युद्ध होने वाला है। इसके बाद कुल मिलाकर के मैसूर का राज्य एक तरह से समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अंग्रेज फिर आ जाएंगे। तो अगले युद्ध को हम अगले डिस्कशन करेंगे, अगले नेक्स्ट सेशन में। मैंने आपके लिए क्वेश्चंस ना वैसे रखे हुए थे, आपको पता है, तो आज के क्वेश्चन आपको नहीं मिल पाएंगे क्योंकि वो मैंने लास्ट में रखे हुए थे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय।